नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट चल रहा है। साथ में दो और एग्जाम्स के बारे में, जो 5512 का एग्जाम्स है, इसकी एग्जाम डेट जल्द ही आने वाली है और 2700 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर दीजिएगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका कनिष्ठ सहायक का हो, स्टेनो का हो, पेट का हो या कोई और एग्जाम्स हो, यूपी पुलिस का हो, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी एग्जाम्स में ये 30 नंबर तक लाने की हिम्मत रखती है। अगर आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं, सिलेक्शन तक पहुंचना है, तो हिंदी की दो क्लासेस हैं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला ये, जहां पे हम लोग थ्योरी वाइज करेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है। देखिए, हमारा सिलेक्शन कब होता है? सिलेक्शन के लिए भी जब आप तैयारी करते हो तो तैयारी के 3 चरण है। पहला चरण रहता है थ्योरी क्लास। अगर आपकी थ्योरी अच्छे से तैयार है तब आपको जाना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद आपको देखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पहले थ्योरी करेंगे, इसके बाद करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस आते हैं, उनमें से सही जवाब छांटना होता है। फिर अंत में हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। इसी क्रम में थ्योरी की क्लास की आज हमारी पहली क्लास है, जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं भाषा के परिचय के बारे में। भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है, हिंदी भाषा को कितने कालक्रमों में बांटा गया, प्रकृत भाषा क्या थी, पाली क्या थी, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की सेशन में हम लोग लेंगे। अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कर दूसरा शेयर करिएगा, चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मन में उपजे हुए विचारों को कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जब तक कमेंट करिए, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राजकीय भाषा, संपर्क भाषा, इनमें क्या अंतर है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलिए सेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाषा बला कौन सी है। हकीकत में लोग भाषा के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, भाषा है क्या, पहले इसको देखिए। भाषा है क्या? अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कला है, या किसी भी माध्यम से दिया जा सकता है। जैसे हम आपको इंटरनेट के माध्यम से आ रहे हैं, परंतु बोल के आप हमारी भाषा को समझ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है लिप्स समझ रहे हो, तो वो सांकेतिक भाषा भी हो गए। कुछ लोग उस भाषा को समझ रहे हो जो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यह सेंटेंस रहा पूरा का पूरा, ये जो लिखा हुआ अगर पढ़ रहे हैं तो ये लिखित भाषा हो गई। ध्यान देखिए, भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों या वाक्यों जिनके द्वारा मन के विचारों को दूसरे तक प्रस्तुत या पहुंचाया जाता है तथा उसके मन के विचारों को समझा जाता है, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा को लेखन करने की कला लिपि कहलाती है, जो लिपिबद्ध मतलब व्याकरणबद्ध होती है। अभी हम लोग लिपि की नहीं, अभी हम लोग भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। रामविलास शर्मा जी कहते हैं, रामविलास शर्मा जी के वक्तव्य हैं, एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, परंतु 2 या 2 से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। भाषा संस्कृति का वहन करती है और उसका एक अंग है। भाषा क्या है? भाषा संस्कृति का वहन करती है। हमारे रहन सहन, ढंग का इत्यादि का जो तरीका है, वो भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक पहुंचता है। अगर हम लोग पतंजलि जी के बारे में चर्चा करें तो पतंजलि कहते हैं भाषा संचार की एक प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं की भावनाओं को अभिव्यक्ति करता है। हम लोगों ने देखिए 3 डेफिनेशन देख चुके हैं, पतंजलि जी के द्वारा, रामविलास शर्मा जी के द्वारा, एक वास्तविक डेफिनेशन जिसके बारे में हम और अब चर्चा करेंगे। अब ये पतंजलि जी का क्यों? क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट के एग्जाम में एक बार पूछ लिया था, निम्नलिखित में से भाषा की परिभाषा पतंजलि के अनुसार कौन सी? 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछ लिया गया। अब अगर पतंजलि के बारे में पूरा चर्चा कर रहे हैं तो आचार्य देवनाथ शर्मा जी को भी देख लेते हैं। इन्होंने बताया, जब मनुष्य उच्चारण के लिए ध्वनि संकेतों के माध्यम से परस्पर विचार विनिमय करते हैं तो उस संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? इनका कहना है, जब मानव ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान या विचारों का विनिमय कहते हैं तो संकेतों की यह प्रणाली भाषा कहलाती है। क्या है? संकेतों की वह प्रणाली जिसमें मनुष्य अपने विचारों को, अपने उद्देश्य को एक दूसरे तक पहुंचाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में चर्चा करें, भाषण और लेखन में संचार की प्रणाली जो किसी विशेष देश या क्षेत्र के लोगों द्वारा उपयोग की जाती है वह भाषा कहलाती है। जॉन डुई हुनर द्वारा के बारे में चर्चा करें तो ये बताते हैं, भाषा को जानने या पूछताछ का उपकरण है। भाषा है क्या? भाषा किसी भी समुदाय, व्यक्ति, मानव को जानने का साधन या पूछताछ का उपकरण है। अब हम लोग चर्चा करते हैं भाषा के भेद के बारे में। देखिए, भाषा क्या? ध्यान रखो, अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की कला,
भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उपजे हुए विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे को विचारों को अपने तक लाता या खुद ग्रहण करता है। भाषा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा व सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा है तो दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक वक्ता होगा जो भाषा को बोल रहा होगा तथा एक श्रोता होगा। इसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है। श्रोता क्या रहा होगा? सुन रहा होगा, रिसीवर होगा। वक्ता क्या होगा? बोलने वाला होगा, डोनर होगा। लिखित भाषा के बारे में चर्चा करें। भाषा का वह प्रारूप जिसमें पेन या लेखन कला के आधार पर अपने मन के विचारों को दूसरे तक प्रस्तुत करते हैं उससे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। इसमें भी दो व्यक्तियों की, एक लेखक होगा तथा दूसरा पढ़ने वाला होगा। ठीक। सांकेतिक भाषा के बारे में चर्चा करें। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या है? इसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग ना करके ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को कंफर्म होगा क्या? जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा हो गई, हाथ के इशारों द्वारा, मुख के द्वारा, वाचों द्वारा, या कभी कभी भावों का भी प्रयोग करके सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मौखिक भाषा की डेफिनेशन देख लीजिए। जब व्यक्ति अपने मन के विचार, उदाहरण मोबाइल, टेलीफोन इत्यादि, ज्यादा जरूरी नहीं, मुख्य तौर पर यह ध्यान रखना, मौखिक भाषा अस्थायी रूप है। इसका कोई भी स्थायी रूप नहीं है कि जो अभी आपने बोले 10 साल तक सेम बना रहेगा। हाँ, हम लोगों ने इसको स्टोर करने के माध्यम अलग से लिए। मौखिक भाषा उच्चारित होते ही समाप्त हो जाती है। दो माध्यम की जरूरत है, बोलने वाला, सुनने वाला, दोनों आमने सामने होने चाहिए, तभी मौखिक भाषा का उपयोग किया जा सकता है। मौखिक भाषा में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यही ध्वनि चिन्ह जब लिखे जाते हैं तो उन्हें हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो प्रारूप होंगे, स्वर, व्यंजन। इनके बारे में आगे आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सेशन को इसी के आगे बढ़ेंगे। लिखित भाषा, जब अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित तौर पे किया जाता है तो उस भाषा का नाम दिया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसी भी भाषा के लेखन रूप हेतु लिपि की आवश्यकता होती है। जिस माध्यम में वो लिखी जाएगी उसे क्या बोलेंगे? लिपि। सॉरी। लिपि अलग अलग भाषाओं हेतु अलग अलग हो सकती है या एक ही लिपि में एक से अधिक भाषाएं लिखी जा सकती हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। लिखित भाषा स्थायी प्रकार है। मनुष्य अपने विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। लेखन लिखने वाले, पढ़ने वाले तथा आमने सामने होना भी कोई जरूरी नहीं है। बुक कहीं भी लिखी जा सकती है, कहीं भी पढ़ी जा सकती है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई को वर्ण कहते हैं तथा उच्चारण की गई ध्वनियों को उपस्थित होने करता है। अब देखिए, जैसा हम लोगों ने मौखिक भाषा में क्या है, मौखिक भाषा में उस समय दोनों व्यक्तियों का उपस्थित होना जरूरी है। हमने बोला, आपने सुना। अगर आप यहां पे रहेंगे तो सुनेंगे, नहीं रहेंगे तो रिकॉर्डेड सेशन में हम फिर बोल रहे होंगे, आप तभी सुन पाएंगे। यही लिखित भाषा में क्या है, अगर लेखक ने एक बार लिख लिया तो पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी पढ़ सकता है। मतलब दोनों व्यक्तियों को एक्टिव फॉर्मेट में होना जरूरी नहीं है। यह स्थायी भाषा थी। स्थायी भाषा इस तौर पे देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन प्राचीन सभ्यता में भी जो भी भाषा लिखी गई उसका आज भी हम लोग साक्ष्य पाते हैं तथा उसको आज भी हम लोग पढ़ पा रहे हैं। लिखित भाषा की बात चर्चा करते हैं। सांकेतिक भाषा इशारों द्वारा समझी जाने वाली या समझाई जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। ट्रैफिक लाइट, इंसान तथा कुछ मुखवादिर लोग भी होते हैं। सांकेतिक भाषा की विशेषताएं, इसमें व्याकरण नहीं होता है। समझने और समझाने के लिए केवल अपने मन के विचारों का होना जरूरी है। फिर चर्चा करते हैं भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में। अगर भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करें तो अब हम लोग चर्चा करेंगे बोली के बारे में, विभाषा के बारे में, मानक रूप के बारे में, संपर्क भाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राजकीय भाषा के बारे में। तो बोली क्या होती है? किसी भी भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। स्थानीय रूप में खासियत क्या है, ध्यान रखिए। जो आपस में लोकल समूहों द्वारा बोली जाती है उसे बोलियां कहते हैं। यह स्थानीय प्रारूप होता है। इसका सुव्यवस्थित ग्रामर नहीं होता है, सुव्यवस्थित व्याकरण नहीं होता है। इसमें व्याकरण या व्याकरण चिन्हों की कमी होती है। ध्यान रखिए, बोली क्या है? किसी भी स्थान विशेष की भाषा को बोली कहते हैं। बोली में मुख्य तौर पे क्या है, इसमें किसी भी तरह का व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसका सुव्यवस्थित व्याकरण नहीं होता है और यह केवल स्थान विशेष में बोली जाती। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बोलियों में अंतर आ सकता है तथा परिवर्तित हो जाती। परिनिष्ठित भाषा के बारे में चर्चा करें। जब किसी भी बोली का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक हो जाता है, क्षेत्र क्या हो गया, बोली की अपेक्षा अधिक क्षेत्र तक बोली जाएगी, तो उसे हम लोग परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसमें व्याकरण संपूर्ण डेवलप व्याकरण नहीं होती, परंतु अक्षरों को लेखन का एक तरीका
जो आपस के लोगों द्वारा उपस्थित किया गया वह तरीका विद्यमान होता है। इसमें क्या है, इसमें शिक्षा, शासन व साहित्य में तो प्रयोग किया जाता है, परंतु इसके लिए सुव्यवस्थित व्याकरण अभी तक नहीं बना है। इसमें व्याकरण की अल्पकालीन कमी होती है, सुव्यवस्थित व्याकरण नहीं होता, केवल व्याकरण का स्थानीय प्रारूप देखने को मिलता है। जब किसी बोली का प्रयोग एक से अधिक स्थानों में किया जाने लगे तो उस बोली को व्याकरण में परिनिष्ठित किया जाता है, इसलिए इसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। अभी इसका व्याकरण सुव्यवस्थित। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा के बारे में ध्यान रखिएगा, जब देश में एक से सॉरी देखिए, राष्ट्रभाषा के बारे में आपको ध्यान रखना, दो भाषाओं में, राष्ट्र और भाषा से मिलकर बना। राष्ट्र क्या है? देश के बारे में। जब कभी किसी देश में, देश के ज्यादातर भागों में किसी एक भाषा को बोला जाने लगे, एक भाषा में लोग अपने विचारों को आदान प्रदान करने लगे, तो उस तरह की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यह ध्यान रखना। भारत की अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखिए, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर मानक भाषा के बारे में चर्चा करें तो भाषा का वह प्रारूप जिसका सुव्यवस्थित व्याकरण हो जाए उसे हम लोग मानक भाषा कहते हैं। जैसे भारत की भी चर्चा करें तो हिंदी भाषा में एक मानक भाषा है। हिंदी मानक भाषा जो है वो कौन सी? भारत की हिंदी की मानक भाषा का खड़ी बोली की हिंदी का प्रयोग किया जाता है मानक भाषा के तौर पे, और इसके लिए एक लिपि का भी प्रयोग किया गया, जिसमें लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के साथ इसका पूरा एक सुव्यवस्थित व्याकरण है। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग में शिक्षा हेतु, पत्राचार हेतु, व्यवहार हेतु प्रयोग किया जाता है तथा इस भाषा में मुख्य तौर पर लिखने का कार्य तथा समस्त कार्य इन्हीं भाषा में किया जाता है। मानक भाषा का प्रारूप क्या है? जब किसी भाषा का व्याकरण सुव्यवस्थित हो जाए, सुसंगठित व्याकरण हो जाए, तो वह मानक भाषा कहेगी। बोली क्या है? स्थानीय प्रारूप है, अभी इसका भाषा डेवलप नहीं हुआ। परिनिष्ठित भाषा, बोली को एक से अधिक क्षेत्र में बोला जाने लगा, क्षेत्रफल बढ़ गया। भाषा के तौर पे व्याकरण का क्या हिस्सा है? व्याकरण थोड़ा सा परिपक्व हुआ, परंतु पूर्णतः परिपक्व नहीं। मानक भाषा का क्या है? मानक भाषा ज्यादातर क्षेत्रों में उसी तरह बोली जाएगी तथा इसका व्याकरण सुव्यवस्थित होगा तथा सुसंगठित होगा। मानक भाषा में टकसाली भाषा भी कहते हैं, इसको हम लोग लेखन कला के आधार पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा क्या? मानक भाषा लेखन कला की भाषा, ये सब टकसाली भाषा के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं संपर्क भाषा के बारे में। संपर्क भाषा कोई भी भाषा हो सकती है जिसके माध्यम से दो व्यक्ति, दो देश, दो राज्य, दो समुदाय आपस में आदान प्रदान करें, आपस में विचारों का आदान प्रदान करें, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। देशों के बिहाफ पे चर्चा कर लो, जैसे दो देश अगर करेंगे दो अंतरराष्ट्रीय देश होंगे, दो राज्य कर रहे होंगे तो दो राज्य होंगे, दो लोग भी हो सकते हैं, दो परिवार भी हो सकते हैं, दो समुदाय भी हो सकते हैं। संपर्क भाषा के अनेक भाषाओं के अतिरिक्त जिस विशेष भाषा में व्यक्ति, देश, राज्य, स्थान, समुदाय आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए प्रयोग करता है उसे संपर्क भाषा कह सकते हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में संपर्क भाषा के तौर पे हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। राज्य भाषा के बारे में चर्चा करें। राज्य भाषा वह भाषा है जिसमें राज्य सरकार का सरकारी कार्य क्रियाकलाप पूरे होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत सभी प्रशासनिक कार्यों को करने हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग राज्य भाषा कहते हैं। राजभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा, इन बारे में अंतर ध्यान रखिएगा। संपर्क भाषा के बारे में मानक भाषा। भाई राजभाषा क्या? किसी प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर प्रशासनिक कार्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हो रहा, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, राजभाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। परंतु ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के तौर पे दो भाषाओं का परिनिष्ठित किया गया, हिंदी और उर्दू भाषा का। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश अगर केरल राज्य के साथ संपर्क करेगा तो हो सकता है केरल राज्य के साथ हिंदी भाषा में संपर्क करें, ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ ये संपर्क अंग्रेजी भाषा में करे। जब यह संपर्क होगा तो इस तरह का जो जिस प्रारूप का प्रयोग किया, जिस भाषा के रूप का प्रयोग किया जाएगा जो दो राज्यों के बीच में लिंक की तरह कार्य करे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे संपर्क भाषा। संपर्क भाषा कंफर्म, राजकीय भाषा कंफर्म, मानक भाषा कंफर्म। फिर चर्चा करते हैं राजभाषा। राजभाषा के बारे में ध्यान रखो, भारत सरकार ने भारत में 22 राज्य की राजभाषाओं का मनोनयन किया है। यह मनोनयन क्या है? भारत के संविधान में कुछ भाषाओं को संरक्षण प्रदान है, उन भाषाओं को राज्य भाषा कहते हैं। समय समय पर इनमें बढ़ोतरी की गई, वर्तमान समय में इनकी संख्या 22 है। भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त
21 अन्य राजभाषा स्वीकार की गई। राज्यों की विधानसभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक राज्य को किसी एक भाषा को अथवा एक से अधिक भाषाओं का राजभाषा के रूप में घोषणा कर सकती है। भारत में राजभाषा कितनी है? 22। राष्ट्रभाषा के बारे में चर्चा करें। देखिए, राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, परंतु राष्ट्रभाषा के बारे में डेफिनेशन याद रखिएगा। जब संपूर्ण राष्ट्र के बोलने के लिए, संपर्क करने के लिए किसी एक भाषा का प्रयोग किया जाए तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में वर्तमान समय तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। आज दिनांक सन 2024 तक की मैं चर्चा कर रहा हूं, दिसंबर 2024 की। संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, वह अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली या समझी जाने वाली भाषा होती है। प्रायः राष्ट्रभाषा किसी एक ही देश की एक राजभाषा हो सकती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता, अस्मिता का प्रयोग। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। फिर चर्चा करते हैं मातृभाषा के बारे में। देखिए, मातृभाषा के बारे में याद रखना कि किसी भी व्यक्ति की राजभाषा, राजकीय भाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा सब अलग हो सकती है, परंतु मातृभाषा सदैव हर व्यक्ति के लिए यूनिक होगी। जैसे मानव जन्म लेने के साथ अपनी माता के से जो भाषा सीखता है उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मेरी मातृभाषा खड़ी बोली हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है। हो सकता है कि उसके घर पे बात की जाती हो हिंदी भाषा में, परंतु उसकी माता बिहारी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही हो तो उसकी मातृभाषा बिहारी भाषा होगी। मातृभाषा क्या है? वह भाषा जो माता द्वारा संतान को प्राप्त होती है उसे मातृभाषा कहते हैं। ध्यान से देखिए, जन्म लेने के बाद मानव प्रथम जो भाषा सीखता है उसकी मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा किसी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान है। कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, मालवी इत्यादि। भारत में भाषाओं की चर्चा करें तो भारत में भारतीय संविधान के भाग 17 में राष्ट्रभाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 17 अनुसूची 8 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 के मध्य इसका वर्णन किया गया। भारत में कुल 22 राजभाषाएं। इन 22 राजभाषाओं की मन हो तो नाम याद रख लीजिए, नहीं मन हो तो भूल जाइएगा। कश्मीरी, सिंधु, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, ठीक है, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हो गए, संताली नहीं हो, संथाली है, ठीक है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं भारत में भाषाओं के बारे में। देखिए, अब आपने अभी तक क्या देखा? भाषाएं अलग प्रकार की हैं। उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में और हिंदी की भाषा में हमें ज्यादा ध्यान देना है। हिंदी भाषा के अगर विकास क्रम के बारे में चर्चा करें तो हिंदी भाषा का मूल उत्पत्ति होती है संस्कृत भाषा से। प्रारंभ काल में संस्कृत भाषा थी जो समय समय पे अपघटित होती रही एवं उसके अपघटन के बाद वर्तमान समय की आधुनिक हिंदी भाषा में प्राप्त होती है। इस भाषा का अगर कालक्रम के बारे में चर्चा करें तो लगभग 2000 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक भाषा को संस्कृत भाषा के रूप में जानते थे और इसको लौकिक भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा के दो हिस्से हुए, एक वैदिक तथा लौकिक। वैदिक का काल पीरियड 2000 से लेके 800 ईस्वी तक और लौकिक का 800 से 500 ईस्वी तक। इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में चर्चा करें तो मध्यकालीन आर्य भाषा में मुख्य तौर पर 3: पाली, प्रकृत, अपभ्रंश। पाली भाषा का 500 से लेके फर्स्ट एडी तक, प्रकृत भाषा फर्स्ट एडी से लेके 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 लेके 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषा की चर्चा करें तो आधुनिक आर्य भाषा के भी 3 चरण रहे, एक प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक। प्राचीन या आदिकालीन हिंदी भाषा का प्रारूप कर रहा 1000 से लेके 1350 तक। आधुनिक मध्यकालीन की चर्चा करें तो मध्यकालीन की 1350 से लेके 1850 तक। 1350 से 1850 के काल को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1350 से लेकर 1650 तक और रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल 1650 से लेकर 1800। 1850 से लेकर अभी तक की जो भाषा चल रही है इस भाषा को आधुनिक भाषा के नाम से जानते हैं या आधुनिक काल की हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं, आधुनिक काल की हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। अब कल के सेशन में हम लोग इसी कालक्रम में, इसी टाइम पीरियड में चर्चा करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति के क्रम में कौन कौन से घराने हुए, कौन कौन से अपभ्रंश निकले और इन अपभ्रंश से वर्तमान हिंदी की कितनी शाखाएं उत्पन्न होती। उनमें से फिर चर्चा करेंगे हिंदी भाषा की देवनागरी बोली के बारे में। देवनागरी बोली में चर्चा करेंगे वर्णमाला के बारे में, वर्णों के क्रम के बारे में, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम के बारे में और यह सेशन इस तरह से कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको आज का हमारा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आता तो लाइक के दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ,
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप हिंदी या उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप लोग के लिए पूरे बैच फ्री है। 9889057003 इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको उस एग्जाम से जोड़ दिया जाएगा। जैसे चाहे आप कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहे हो तो इस पे आप कमेंट कर दीजिएगा कनिष्क सहायक लिख के, या आप किसी और एग्जाम की तैयारी जिस तरह से कर रहे हो उस तरह से बता दीजिएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक दोस्तों शेयर करिए, सेशन को यहीं करें। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।